Good morning, everybody. In the electrochemistry, today we have to discuss about the EMF and the Gibbs free energy. So, the thermodynamics are now introduced in the measurement of the EMF. And how can you measure the EMF? We have already studied there are the two different methods. The first one is the Western cell, that is the cadmium cell, and the second one is about the potentiometer. So the potentiometer and Western cell, they are the device where we can determine the EMF of the unknown cell. Now what happens actually when we define a cell device, then we say here in the cell the chemical energy convert into the electrical energy, right? When the dissociation occur, the outer source energy introduced into the cell, then the electrical energy convert into the chemical energy. But here there is a no outer source because the two half cell joined together, so they will provide the electrical energy, and that electric energy comes out from the concept where the chemical energy of the electrolyte convert into the electrical energy. So here in the definition we repeat again and again about the energy. So when the energy concept is here, then we have to study about the energy in the form of thermodynamics. So here it is the new concept of the thermodynamics, and what this concept says, because the reaction is the reversible. Say it is the electrolyte Mx, and it will dissociate into the cations and the anions in the presence of our solvent. So the reaction is reversible. ये जो हमारी रिएक्शन है ये रिवर्सिबल सिस्टम हो गया. तो जो सेल है वो एंटायरली एक रिवर्सिबल सिस्टम है, अर्थात उत्क्रमणीय प्रकृति का है कि रासायनिक अभिक्रियाएं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूअस होती रहती है, राइट. अब ये जो गैल्वेनिक सेल की जब हम बात करें, जो हमारा जिंक और कॉपर वाला जो हमने एग्जांपल लेके गैल्वेनिक सेल को एस्टेब्लिश किया था, तो उसमें एक बात ये सामने आई है कि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एट द इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है, उसकी वैल्यू इन्फिनाइट अर्थात अनंत सूक्ष्म हो. अनंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म का मीनिंग ये हो गया कि हमारे सेल की जो कंसंट्रेशन है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे है. तो उस स्थिति में जब वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे है तो जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू दी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, वो आपके सूक्ष्म मात्रा में होगी. और ये जो सूक्ष्म ऊर्जा है इसका हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली स्टडी करेंगे. अर्थात हम एनर्जी कंसेप्ट को यहाँ पे समझना चाहते हैं कि वास्तव में सेल में ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से है और इनकी जो वैल्यूज़ है उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं. तो कहने का मतलब हुआ कि सेल के अंदर जो है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल सिस्टम में वर्क डन हो रहा है, कार्य हो रहा है. क्या कार्य हो रहा है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो आयन्स हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्स से वापस जो है कंबाइंड करके और वो न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो कंटिन्यूसली वर्क होता है. अब इसी वर्क को यहाँ जब हम मेंशन करते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय द सेल
is directly proportional to NFE, right? So N is the number of electron that will participate in the interconversion, and F, that is the Faraday, E is the our energy concept, that is the EMF. ठीक है, ये हमारा। तो अब ये जो E है वो किसके बराबर हो गया? W अपॉन NF, राइट। और ये जो वर्क डन हो रहा है, तब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो वर्क डन है वो एक्चुअल किसके उसे कंपेयर में है, तब हम कहेंगे कि हमारा G इज द फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी को हमने इसमें रिपीट किया है, ये डेल्टा जी। ठीक है, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जी। तो अब E की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा जी। तो W अपॉन NF, ये डेल्टा जी हुआ। तो E जो है, जब आप E के बारे में आएंगे यहाँ पर, तो E की जगह जो है वो अब हम यहाँ क्या कंसेप्ट डालेंगे कि आवर जो EMF ऑफ द सेल है वो हो जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन NF। ठीक है, अब ये हमारा सेल का जो है ना वो फ्री एनर्जी कंसेप्ट, जी क्या है यहाँ पर? फ्री एनर्जी है। और ये जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस जो सिस्टम होते हैं, जो रिवर्सिबल सिस्टम होते हैं स्पॉन्टेनियस, उनके जो डेल्टा जी का मान है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये इसकी पहचान है। तो सेल जो है ना वो एक स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, इसलिए सेल की जो एंटायर एनर्जी है, जो गिब्स एनर्जी है, दैट शुड बी ऑलवेज इन नेगेटिव। तो नेगेटिव का डेल्टा जी है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर वो पॉजिटिव हो गई डेल्टा जी का तो उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये पॉजिटिव डेल्टा जी बन जाए कन्वर्जन, तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये फ्री कंसेप्ट का मतलब है, ये माइनस में होगा डेल्टा जी तो वो स्पॉन्टेनियस, और अगर ये पॉजिटिव में हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये हमारा एक एनर्जी कंसेप्ट हो गया कि सेल को हमने किस तरह से डिटरमाइन किया है फ्री एनर्जी कंसेप्ट में। और ये फ्री एनर्जी जो कंसेप्ट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान 0 अर्थात 0, ठीक है, वो 0 या 0 से, जब 0 से हम आगे कम की ओर जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और असवत प्रक्रम के लिए वो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एनर्जी कंसेप्ट हुआ इस बारे में कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कब होगा? व्हेन आवर E is, that is the EMF of the cell is positive, then that system became the spontaneous। ठीक है, तो EMF जो वैल्यू हमारी ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारी ऊर्जा है, वो जब पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाएगा, और तब हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो अब स्पॉन्टेनियस बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी को हम एक एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करना चाहेंगे, और ये एग्जाम्पल हमारा डेनियल सेल कि Zn सॉलिड एंड द Zn+2 इट इज आवर एक्वस। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है, ये हमारा साल्ट ब्रिज, और ये अब क्या हो गया कैडमियम Cd2+, ये एक्वस है। ठीक है, और ये Cd सॉलिड हो गया। तो एक तरह से ये हमारा वेस्टर्न सेल टाइप से हो गया। इस वेस्टर्न सेल को हमने स्टैंडर्ड मानते हुए इस जिंक हाफ सेल के जो है वो ईएमएफ का मेजरमेंट कर लिया है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको 299 केल्विन पर देखते हैं, 299, वैसे ये 298 ही होना चाहिए, दैट इज द रूम टेम्परेचर। तो उस समय इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव जो है वो 0.359। ठीक है, 298 केल्विन पर। अब ये पॉजिटिव है, तो जब ईएमएफ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान
नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली, वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू जो है वो ऋणात्मक कब बनेगी, जब हमारा डेल्टा जी और सॉरी ये ईएमएफ जो है सेल है वो पॉजिटिव नेचर का हो, तो ही ये ऐसा हो सकता है। अब इसी को आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स में हमने देखिए, पहले हम क्या सेल को जब लिखते हैं इक्वेशन को, तो पहले एनोड लिखते हैं फिर कैथोड लिखते हैं। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स क्या किया इसको कि अब हमारा सी डी सॉलिड और ये कैडमियम का एक्वा सॉल्यूशन, ये 2+ में ये साल्ट ब्रिज हो गया। और अब यहाँ पे Zn सॉलिड ना होकर के ये हो जाएगा Zn+2 एक्वस, ठीक है, और ये Zn सॉलिड। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव जो हमारा ईएमएफ था, मतलब अब हम ये कहेंगे कि 299 केल्विन पर ये जो हमारा ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो अब हो जाएगा आपका नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नाउ द डेल्टा जी बिकेम पॉजिटिव, ठीक है। अब डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे जब ये पॉजिटिव था तो हमारा डेल्टा जी क्या हो गया था, नेगेटिव। तब उस समय डेल्टा जी की वैल्यू जो हमारे नेगेटिव हो गई थी। तो जब ये नेगेटिव है तो ये सिस्टम हो गया स्पॉन्टेनियस, और जब ये आपके सॉरी ये जब डेल्टा जी का मान जो है वो यहाँ पे जब आता है, या ईएमएफ जब हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो ये बन जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। और जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो ये हमारा सिस्टम जो है वो बन जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो ये सेल के बारे में हम अलग अलग धातुओं के अलग अलग मेटल को इस गैल्वेनिक सेल और वेस्टर्न सेल से हम उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं ईएमएफ का। और तो हमारी ऊर्जा जो है, गिब्स जो हमारी फ्री एनर्जी में जो कमी आती है, जो हमारा डेल्टा जी है, इस डेल्टा जी में जो कमी उत्पन्न होती है, मतलब ये डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर ये कमी होती है तो ये जो कमी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगी, ईएमएफ के। इन दोनों इक्वेशन से हमने ये रिलेशन इसमें एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि G/N ये माइनस में, माइनस डेल्टा जी एन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब ये वाला सिस्टम है तब हम कहेंगे कि ये हमारा एक फ्री करैक्टर्स है, अर्थात सेल जो है वो आपके फ्री हो गया, मुक्त हो गया, और मुक्त अवस्था में ऊर्जा जो है वो प्रवाहित मैक्सिमम हो रही है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को हमने सेल के ईएमएफ से जोड़ा है। अब एक साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था नैनेस्ट। तो नैनेस्ट ने क्या किया कि ये जो फ्री एनर्जी कंसेप्ट है, ये डिफरेंट सेल का उन्होंने स्टडी करी है, और स्टडी करके उन्होंने एक जनरलाइजेशन किया, उसमें ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व से फिर उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। तो नैनेस्ट इक्वेशन उन्होंने बनाई है। तो नैनेस्ट जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से होगी, अब हम यहाँ पे ये नैनेस्ट इक्वेशन ये पढ़ेंगे अब। तो नैनेस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंट सेल। अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं कि A मोल ऑफ द A रिएक्टेंट एंड द B मोल ऑफ B रिएक्टेंट, राइट। ये एक रिवर्सिबल सिस्टम है, एंड द A ऑफ द C, दैट इज A, B एंड C, दे आर द एक्टिव मास। ये एक्टिव मास है यहाँ पर, ठीक है ना। तो C का जो एक्टिव मास है वो सॉरी ये C से डिनोट किया जाएगा, C मोल, ठीक है ना। ये C मोल हो गया। अब इक्वेशन को आप यूँ लिखिए
कि A प्लस B इज इक्वल टू दी C मोल ऑफ द कैपिटल C, ये C हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, और D अपॉन दी ये D हो गया, स्मॉल d, इसको बना लीजिए आप। तो ये C से D प्लस, अब जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये D हो गया, और इसको D मोल आप इस प्रकार से बता दीजिए, इसको भी आप स्मॉल लेटर में लिख लीजिए। तो A, B, C, D आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द A, B एंड द C एंड D। अब ये इक्वेशन इस प्रकार से हमारी बन गई। अब इस कंडीशन में हम इस सेल को इक्वेशन को जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं K, तो K की वैल्यू क्या बन जाएगी, द एक्टिव मास ऑफ द C, ये इनके मोलर कंसंट्रेशन A का मोल जो है, सॉरी C का मोल कितना था, ये C था, और एक्टिव मास ऑफ द D, ये मोल कितना था, D मोल हो गया एक्टिव मास D में, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट को आप लिखिए, तो ये A हमारा जो रिएक्टेंट था एक्टिव मास, ठीक है, ये एक्टिव मास है इस समय, ये ध्यान रखना, और ये A मोल इसके कंसंट्रेशन है। इसी तरह से ये B, तो एक्टिव मास ऑफ द B, ठीक है, और ये B इज द मोल। तो A जो है ना इनके एक्टिव मास है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ये एक्टिव मास हो गया इसमें, राइट। तो इस एक्टिव मास को फ्री एनर्जी कंसेप्ट और ये जो हमारे रिवर्सिबल सिस्टम है उसको देखते हुए हमने एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे इसको डिनोट किया है। अब थर्मोडायनेमिक्स में जब K का मान हम पता लगाते हैं, द वैल्यू ऑफ द K, तो वैल्यू ऑफ द K जब हम पता लगाते हैं तो डेल्टा G और इस K के बीच में जो रिलेशन है वो गिब्स ने पहले निकाला था इस इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम का। तो उन्होंने ये फाउंड आउट किया था कि वास्तव में जो डेल्टा G है, एक इक्वेशन उन्होंने बनाई, ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर स्टैंडर्ड वैल्यू, और प्लस RT ln K, ठीक है, ये गिब्स फ्री इक्वेशन का एक पार्ट है, उसके थर्मोडायनेमिक्स है ये। तो ये रिलेशन हम बताता है कि इस K और इस डेल्टा G के बीच में क्या संबंध है। ये हमारी मानक परिस्थिति में मुक्त ऊर्जा है, और ये दी गई परिस्थिति के अंदर फ्री एनर्जी है। अब क्या है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की सांद्रता में अगर इकाई बन जाए, यूनिट बन जाए, ये सब हमारे एक एक मोल ले लिए जाएं, तो उस स्थिति में जो हमारा RT ln K है, ठीक है, ये RT ln K, अब ये वैल्यू किसमें बन जाएगी, ये 0 हो गई, ठीक है, ये शून्य की स्थिति में हो गई। और जब ये शून्य स्थिति में हो गई तो हमारा डेल्टा G, अब इसी इक्वेशन को डेल्टा G से आप जोड़िए, तो ये हमारी दी गई फ्री एनर्जी नाउ बिकेम दी ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये G का मान जो है ना वो G उसमें इस कंडीशन में आ जाएगा। और अब इन सभी स्थिरांकों का मान अगर आप रखते हैं तब हम फिर इसमें पहुंच जाते हैं कि अब हमारा इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट द स्टैंडर्ड वैल्यू E0 माइनस 0.59 अपॉन दी n, और ये लॉग, अब K की वैल्यू को आप इसी तरह से रिपीट कर दीजिएगा, AC, ये C की वैल्यू हो गई, और ये D एक्टिव मास ऑफ द D अपॉन A मोल हो गया, और ये B रिएक्टेंट के लिए एक्टिव मास B मोल हो गया। अब ये हमारा इस लॉग ये 59 जो है ना हमारा कांस्टेंट है RT ln, क्योंकि RT की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट में होती है। तो RT ln, अब इसका अगर ये सभी सांद्रताएं होगी तब हम बोलेंगे कि हमारा जो लॉग है, ठीक है, तो log 1 इक्वल टू 0, अर्थात इनको अगर हम यूनिट में लेते हैं इकाई में तो log 1 का मान जो है वो 0 हो जाता है। इस तरह से अब हम कहेंगे कि ये जो E है वो इक्वल टू दी E0 हो गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन